हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 31, 2, 3, 5 और 6 जनवरी को है और इनसे आगे भी जिनका पेपर है यानी हेड कांस्टेबल का, उन सभी साथियों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। इसमें टॉप 50 आपको स्टैटिक जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे। तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस साथियों जिस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एसएससी, बिल्कुल वही लेवल मेंटेन करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो आपको ये क्लास आज कंप्लीट देख लेना है। और हाँ, इससे पहले भी जो मैंने क्लासेस आपको ऑलरेडी करवाए हैं वो भी आप जरूर से जरूर देख ही लेना, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले मैंने करवाए हैं। उसमें मिक्स करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। आज के इस वीडियो में भी टॉप 50 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने ऐड किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन जिन टॉपिक से पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन को। साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि हाँ आपका पेपर इस दिन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है माई माता। माई माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो बताइएगा साथियों, ये जो नृत्य है माई माता, ये किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। याद रखना, इसे त्रिपुरी लोगों के फसल उत्सव मामिता महोत्सव है ना, मामिता याद रखना, ममिता महोत्सव, ठीक है, ममिता महोत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये भी आप याद रखना, अगर आपसे पूछे ममिता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो त्रिपुरा में, और ममिता महोत्सव के दौरान ही ये माई माता नामक नृत्य, एक लोकप्रिय लोक नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? तो त्रिपुरा में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य का एक नृत्य नहीं है? तो देखिए कठपुतली भी राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, कालबेलिया भी राजस्थान के एक सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, और कच्ची घोड़ी भी आपका राजस्थान में किया जाता है, लेकिन बिहू जो है ये राजस्थान में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहू। देखिए बिहू की बात करें तो ये असम में मनाया जाता है, और असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताएं, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली, इनके अलावा जो राजस्थान के लोक नृत्य है वो देखिए, एक तो आपका चक्री है, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सीनी, इसके अलावा घपाल, कालबेलिया, अन्य, ये सभी जो है ना राजस्थानी लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे आपके। आगे देखिएगा, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? देखिए सत्रिया की बात करें तो जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से ही एक है, और ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं रिसर्च एनालिसिस की, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक लाइक कर देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? साथियों भांगड़ा के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई भांगड़ा जो है ना, गिद्दा और देखिए गिद्दा और भांगड़ा ये बहुत ही फेमस है, जो कि पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ना, झोरा। झोरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राउफ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तमाशा की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित है। याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। आगे देखिए, एक क्वेश्चन से 3-4 चीजें आपका क्लियर हो रही है। आगे देखो, क्वेश्चन है स्वापो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखिए स्वापो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा लद्दाख से। लद्दाख साथियों जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में स्वापो जो है यहीं पर किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। तो लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुरीनामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? बताइए, इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक है चेमनचेरी कुनीरामन नायर? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा कथकली के। देखिए कथकली की बात करें तो यह साथियों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
कथकली के अलावा मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया मैंने बताया आपको असम का है और मणिपुरी मणिपुर राज्य का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? बताइए इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो है कर्नाटक में किया जाता है? याद रखिएगा बैलाटा। ये जो बैलाटा नृत्य है ये कर्नाटक में किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? अब 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा भारत का सबसे साक्षर जिला है। तो याद रखिएगा जिला पूछा है ना, तो शेरछिप करेक्ट आएगा। शेरछिप जो कि मिजोरम, शेरछिप की बात करें तो भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है, ठीक है। शेरछिप जिले में औसत साक्षरता अगर हम देखें तो 98.23% है। यहाँ पर ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा है। अगर आपसे पूछे नव साक्षरता कार्यक्रम जो है उल्लास के अंतर्गत भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो याद रखना सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा अभी 2025 में मिजोरम को दिया गया है। दूसरा साथियों पूर्ण साक्षर राज्य उल्लास के तहत बना है गोवा। तीसरा बना है साथियों त्रिपुरा। चौथा बना है आपका हिमाचल प्रदेश और पांचवा लद्दाख। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। और साथियों 2011 के जनगणना के अगर साक्षरता की दृष्टि से अगर और जो क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं वो भी देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया, जिला वाला शेरछिप हो गया। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें हम तो देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है? संपूर्ण भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04%, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर क्या है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 82.14%। साथियों ओवरऑल पूरे भारत की साक्षरता दर महिलाओं का, यानी महिलाओं में साक्षरता दर क्या था? तो 65.46%। और देखिए सबसे अधिक साक्षर राज्य अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो केरल, जो कि 93.91% साक्षरता दर के साथ सबसे शीर्ष पर बरकरार रखा है। इसके अलावा साथियों देखिए बिहार की बात करें तो बिहार की जो साक्षरता दर थी वो 63.8% साक्षरता दर के साथ समग्र श्रेणी में अंतिम स्थान पर था। यानी सबसे कम साक्षर राज्य अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो बिहार है। और मिजोरम का जो शेरछिप है ये भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, जो कि मैंने बताया आपको। और मध्य प्रदेश का साथियों देखिए जो अलीराजपुर है ना, ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, ठीक है। सबसे अधिक याद रखना शेरछिप, और सबसे कम साक्षर जिला के बारे में बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो 91.85% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। और दादरा नगर हवेली की बात करें तो 76.24% साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षर ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी। आगे देखिए भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? बताइए। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा गोवा का। गोवा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बड़ा पूछा जाता है, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो याद रखना 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो याद रखना 829। आगे देखिए साथियों सही सुमेलित आपको करना है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? 3 जोड़ा गलत है, एक कोई सही है, यही आपको चुनना है। जाकिर हुसैन यार शहनाई होता सितार है, गलत है। पंडित रविशंकर सितार होता पखवाज लिखा हुआ है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी होता मोहन बीना लिखा है, ये भी गलत है। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केवल यही आपको याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना अगर आपसे पूछे जाकिर हुसैन का संबंध तो शहनाई से, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। ये सभी याद रखना, आप पेपर में आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? भाई बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? करेक्ट आएगा संगीत के पटियाला घराने से, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भाई इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है? देखिए करेक्ट होएगा गुसादी।
गुसादी लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, बताइए इनमें से कौन एक बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों रेणु मजूमदार, माफ करना रोनू मजूमदार, है ना। रोनू मजूमदार जो है ये बांसुरी के प्रमुख वादक हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध किससे था? देखिए प्रख्यात गायक है पीर बखा और इनका संबंध किस घराने से था ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा संगीत के ग्वालियर घराने से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? भाई राजा राममोहन राय ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की। साथियों 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, याद रखिए कब? तो 1875 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो भाई करेक्ट होगा साथियों स्वामी विवेकानंद जी ने, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? भाई गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए करेक्ट होगा गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों कथक से, कथक इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज भी साथियों कथक नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कथक के, ऑप्शन नंबर ए कथक। आगे देखिए, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? देखिए करेक्ट होगा ओडिसी से, ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों भारतीय नाट्य संस्थान ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन ये कहाँ स्थित है? देखिए ये जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र है भारत भवन ये कहाँ पर स्थित है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल में, भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम क्या है? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बोरोबुदुर, बोरोबुदुर मंदिर जहां पर रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए ड्यूस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए ड्यूस शब्द का संबंध लॉन टेनिस से है, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फेमस बहुत ही प्रसिद्ध शब्दवाली है चाइना मैन, जिसका संबंध जो है वो क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्रिकेट। नेक्स्ट है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए बिशप शब्द का संबंध जो है ये आपका शतरंज से है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा शतरंज। अगला रबर किस खेल से संबंधित शब्द है? तो रबर शब्द ये किस खेल से संबंधित है? यहाँ आपका क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए लव शब्द ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना टेनिस से, भाई टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, टेनिस याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी एक तैराकी की शैली नहीं है? देखिए बटरफ्लाई स्ट्रोक बिल्कुल तैराकी से संबंधित है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक भी है, फ्रंट स्ट्रोक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रंट स्ट्रोक है ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है साथियों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे या किया? तो याद रखिए गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गांधीनगर गुजरात।
हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया था? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी किसने किया था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक यानी CGCA बनी है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा वंदना गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वंदना गुप्ता। इस टॉपिक से डेली 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। ध्यान से देखिए, वर्तमान में कौन क्या वाला टॉपिक मैंने 2.0 में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जाकर देख लेना। 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा संजय गर्ग जी को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश अभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी को बनाया गया है। याद रखना, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस BR गवाई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तभी देखिएगा साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष अभी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है, प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? तो याद रखिए प्रवीण कुमार को अभी हाल ही में साथियों, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ITBP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा अजय कुमार जी को, जिन्होंने प्रीति सूदन जी का जगह लिया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखिए साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए MD और CEO बने हैं? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए MD और CEO के रूप में अभी राहुल भावे जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राहुल भावे। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं अभी? तो वित्त मंत्रालय के तहत देखिए राजस्व विभाग के नए सचिव जो है ना, अभी अरविंद श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 46, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? देखिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम मास होता है वो कौन सा होता है, या अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है, याद रखिए। और प्रथम मास अगर पूछे तो वो चैत्र होता है। साथियों शक संवत की प्रारंभ किसने की थी? तो 78 ईस्वी में किसने की थी? कनिष्क ने। ये भी आप याद रखना, कनिष्क। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत में या भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है? तो याद रखिएगा यही शक संवत को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शक संवत। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खानवा का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मार्च 1527 को। याद रखिएगा 16 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कौन थे भाई? याद रखिए कुजुल कड़फिसस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है ये श्रीगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रीगुप्त। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई नरवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों 51 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको ये क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आप लोग जाइए स्मार्ट स्टडी 2.0 हमारे दूसरे वाले चैनल पे। यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लासेस आपको करवाए हैं। यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स भी करा दिया है, पंचवर्षीय योजना भी करा दिया है, करंट अफेयर्स तो आपको डेली करा रहे हैं, वर्तमान में कौन क्या है करा दिया है, इंडेक्स करंट अफेयर्स करा दिया है, नया मंत्रिमंडल करा दिया है, नियुक्तियाँ करा दिया है। जो आप खोजोगे आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से टॉपिक वाइज देख लेना। तो चलिए फिर साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।